गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी फोर्थ सेम इलेक्ट्रिकल के लिए। ठीक है, और आज हम शुरू कर रहे हैं सेकंड चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजी में क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है, इसको आज हम इस चैप्टर में जानेंगे। और क्लासिफिकेशन भी जानेंगे कि जो बायोलॉजी है वो कितने भागों में डिवाइड है और हर एक अलग अलग भाग में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है इसका इंट्रोडक्शन। तो देखो बायोलॉजी क्यों ज़रूरी है और इसमें जो क्लासिफिकेशन है वो क्यों ज़रूरी है। देखो लगभग इस पृथ्वी पर 3.5 बिलियन ईयर्स पहले जीवन का उद्भव हुआ था। तो जब उस समय जीवन उत्पन्न हुआ था पृथ्वी पर, उस समय जो पहला जीव था वो एक कोशिकीय जीव था। ये हमने छोटी क्लासों से पढ़ते आए हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरफ बढ़ा है। मतलब एक कोशिकीय जीव से बहुकोशिकीय जीव बने हैं। तो सबसे पहले पहला जीव था वो एक कोशिकीय जीव। अब उस एक कोशिकीय जीव से बहुत सारे कोशिकीय जीव बने। वो कैसे कैसे हो सकते हैं, जैसे वो कोई पेड़ पौधा भी हो सकता था, वो कोई जीव जंतु मछली हो सकती थी, या कोई चार पैरों वाला जानवर ममेलिया हो सकता था, या कोई कुछ भी हो सकता था। तो ये धीरे धीरे सिंपल जानवर थे, उसके बाद में ये बढ़ते चले गए और अलग अलग तरह के जीव जंतु बनते चले गए, जो पेड़ पौधे भी थे और बड़े स्तनधारी भी थे, और उसमें छोटे जीवाणु विषाणु वायरस उस तरह के जीव जंतु भी थे। तो अगर हम इसकी बायोलॉजी की स्टडी करना चाहें तो बायोलॉजी, यहाँ तो हम सिर्फ एक सब्जेक्ट हमारे पास में बायोलॉजी, लेकिन अगर बायोलॉजी को हम आगे क्लासिफाइड करें तो बायोलॉजी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। कोई भी व्यक्ति अपने पूरे लाइफ में पूरी बायोलॉजी की स्टडी नहीं कर सकता, इतना बड़ा ये सब्जेक्ट है बायोलॉजी। ठीक है, तो बायोलॉजी को अगर हम वैसे देखा जाए तो बायोलॉजी के अंदर हम जीव जंतुओं की स्टडी करते हैं। अभी जीव जंतु कितने टाइप के होते हैं, जैसे अगर हम मोटे तौर पर देखें तो जीव जंतु दो तरह के होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं। एक जीव जंतु जो चल सकते हैं और एक जो स्थिर रहते हैं, जो चल नहीं सकते। मतलब एक तो पेड़ पौधे और दूसरा मनुष्य, जीव जंतु या और सारे जानवर। ठीक है, जानवर और पेड़ पौधे, दो तरीके से हम इसकी सीधी सीधी स्टडी करते हैं। लेकिन इस पृथ्वी पर जो जीव जंतु हैं उनको अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से इनको क्लासिफाई किया है। तो इसमें एक सब्जेक्ट निकल कर आता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी ये टैक्सोनॉमी है, ये क्या करता है, ये सब्जेक्ट है जो बायोलॉजी को अलग अलग भागों में डिवाइड करता है। कि यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट में अलग अलग डिवाइड करता है बायोलॉजी को। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं आपको, यहाँ पर जो बायोलॉजी है अगर हम इसको टू किंगडम्स में इसको डिवाइड करते हैं, जो पूरा जंतु जगत है उसको दो भागों में टू किंगडम्स में डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर हो जाता है ये जंतु जगत, इसको बोलते हैं हम एनिमेलिया एंड प्लांटी। ठीक है, तो ये सब टैक्सोनॉमी बताता है। टैक्सोनॉमी के अंदर हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, जैसे कोई जीव है उसके रहन सहन, उसका खान पान, उसके शरीर का स्ट्रक्चर, उसके अंदर के जो ऑर्गेनिज्म है, उसके ऑर्गन्स हैं, उसके अंदर हार्मोन्स हैं, ये सारे सारे टैक्सोनॉमी के अंदर पढ़ते हैं। वैसे ही अगर कोई प्लांट है, पेड़ पौधा है, उसके अंदर होने वाली जो जैव रासायनिक क्रियाएं हैं, उसके शरीर, उसकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, उसका फ्रूट कैसा है, उसका फ्लावर कैसा है, उसके पत्ते कैसे हैं, वो उसका रंग कैसा है, पत्तों का रंग कैसा है, उसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद है या नहीं है। ठीक है, तो ये सारा सब कुछ हम टैक्सोनॉमी के अंदर पढ़ते हैं। तो टैक्सोनॉमी क्या है, ये बहुत सारे सब्जेक्ट को क्लासिफाई करने वाला सब्जेक्ट है। एक तरह से देखा जाए तो बायोलॉजी को क्लासिफाई करने वाला सब्जेक्ट है टैक्सोनॉमी, जिसके अंदर हम बहुत सारी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। इसके अंदर जैसे कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, मॉर्फोलॉजी आता है, जिसमें क्या होता है, कोई जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, सबका जो रूपात्मक चित्रण होता है उसको एक्सप्लेन किया जाता है कि उसका शरीर का आकार कैसा है ना। इसके अंदर हम साइटोलॉजी पढ़ते हैं। साइटोलॉजी मतलब कोशिका विज्ञान को पढ़ते हैं। इसके अंदर हम इकोलॉजी पढ़ते हैं, मतलब कोई जीव जंतु एक वातावरण में रह रहा है तो उस वातावरण के साथ में उसके संबंध कैसे हैं। इसके अंदर हम उसका जो स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर है, वो पढ़ते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम जैव केमिस्ट्री, एक मतलब एक तरह से केमिस्ट्री पढ़ते हैं,
बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो बायोकेमिस्ट्री का मतलब है अ, कोई बॉडी है उसके अंदर जो भी केमिकल हैं, वो केमिकल एक दूसरे से कैसे रिएक्ट करके नया केमिकल कैसे बना रहे हैं, वो बॉडी के लिए कैसे फायदेमंद है और कहाँ पर है, ये कहाँ पर बनता है, कैसे बनता है, किस चीज़ की जरूरत होती है, सब कुछ हम टैक्सोनॉमी इस चीज़ को डिसाइड करता है कि क्या चीज़ किसके लिए ज़रूरी है। तो जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है डॉक्टर बनना चाहता है या इंजीनियर बनना चाहता है, तो उसकी स्टडी हम कैसे करते हैं कि उस बच्चे को शुरू में उसी तरह के सब्जेक्ट दिलवाए जाते हैं 11th क्लास में। उसके बाद वो जैसे जैसे स्टडी करता है तो 12th क्लास के बाद फिर उसको बहुत सारे उसके पास में ऑप्शन होते हैं, जैसे वो चाहे तो इंजीनियरिंग में जा सकता है, वो मेडिकल लाइन में जा सकता है, वो बीएससी कर सकता है, या फिर वो रिसर्च फील्ड में जा सकता है, तो वहाँ पर उसके लिए ऑप्शन खुलते हैं। इस तरह से अगर कोई स्टूडेंट 11th-12th क्लास में बायोलॉजी लेकर पढ़ाई करता है, तो 12th के बाद में उसके पास में बहुत सारे ऑप्शन खुलते हैं कि वो क्या पढ़ना चाहेगा। वो बॉटनी पढ़ना चाहेगा जिसमें पेड़ पौधों के बारे में स्टडी की जाती है। वो अगर पढ़ना चाहे, मॉर्फोलॉजी पढ़ना चाहे, तो उसमें जो बॉडी है उसके जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में स्टडी की जाती है। अगर कोई स्टूडेंट डॉक्टरी करना चाहे, डॉक्टरी की स्टडी करना चाहे, एमबीबीएस या जो भी कोर्स करना चाहे, तो वो कोर्स फर्स्ट ईयर तक तो कॉमन रहते हैं। उसके बाद में उसको एक सब्जेक्ट चूज करना होता है कि वो कौन सा एक स्पेशल ब्रांच लेकर पढ़ाई कर सकता है। जैसे इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर सबके लिए कॉमन होता है, सेकंड ईयर से उसके लिए इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, सीएस, आईटी, इस तरह से बहुत सारी ब्रांचें खुलती हैं। इस तरह से कंप्यूटर डॉक्टरी में भी सेकंड ईयर से बहुत सारे ऑप्शन खुलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये टैक्सोनॉमी ये बताता है कि अगर कोई स्पेशल फील्ड में जाना चाहे तो उसके लिए दरवाजे खोल देता है टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन के बारे में, तो हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन यहाँ पर कैसे कैसे होगा, देखो यहाँ पर टू किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन में के अंतर्गत यहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनको यहां पर डिवाइड किया गया है दो भागों में। ठीक है, दो किंगडम में। वो कौन कौन से किंगडम होते हैं, तो पहला प्लांटी, ठीक है, ये जिसके अंदर सारे पेड़ पौधे, जो भी बैक्टीरिया वगैरह, एल्गी, ये सारे सब कुछ इसके अंदर आते हैं प्लांटी के अंदर। ठीक है, और बाकी जो एनिमल इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर सारे जीव जंतु आते हैं जो चल फिर सकते हैं। ठीक है, मतलब यहां पर जो क्लासिफिकेशन है इसके दो ही तरीके हैं। या अगर कोई जीव, कोई भी जानवर, लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब है जीवित प्राणी, वो पेड़ पौधा भी हो सकता है, जीव और मनुष्य भी हो सकता है, बंदर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो जो एक जगह से दूसरी जगह पर गति कर सकता है, स्वतः अपने आप गति कर सकता है, वो तो आएगा एनिमेलिया के अंदर। ठीक है, और जो गति नहीं कर सकते वो आएगा प्लांटी के अंदर। तो ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है, ये बहुत पुराना क्लासिफिकेशन है। इसको आजकल कोई नहीं मानता कि प्राणी सिर्फ दो ही प्रकार के होते हैं। देखने में हमें दो प्रकार के दिखते हैं, कि एक पेड़ पौधे और दूसरा चलने फिरने वाले जीव जंतु, ये हमें दिखाई देते हैं। इसलिए इसको टू किंगडम क्लासिफिकेशन बहुत पुराने जमाने में ऐसे क्लासिफिकेशन कर दिया था। उसके बाद में इस क्लासिफिकेशन को बढ़ाते हुए ये तो फर्स्ट, हाँ चलिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जो प्लांटी है इसको आगे बहुत सारे भागों में डिवाइड किया गया है, बहुत सारे भाग हैं इसके। जैसे प्लांट, सबसे पहले इसको दो भागों में ही डिवाइड किया गया है। तो इनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। एक तो है क्रिप्टोगेमिया, क्रिप्टोगेमिया ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन है ना। और इस प्लांटी का दूसरा क्लासिफिकेशन है फिलेरोगेमिया।
ये दो टाइप के प्लांट ही होते हैं, ठीक है। इनका मतलब ये है कि ये ऐसे प्लांट ही हैं, ये ऐसे प्लांट हैं, ऐसे पौधे हैं जिनके अंदर सीड नहीं पाया जाता है, विदाउट सीड। ठीक है, और ये होते हैं विद सीड, इनके अंदर बीज पाया जाता है, ठीक है। अब विदाउट सीड कौन कौन से होते हैं? जो बिना बीज वाले जो पेड़ पौधे होते हैं सब इसके अंदर आते हैं, बहुत सारे होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको मैं बता देता हूं, जैसे एल्गे, एल्गे है ना, फंजाई, फंजाई, लीचन, और सीजोफाइटा, सीजोफाइटा, SCHIZO PHYTA, सीजोफाइटा। अब देखो एल्गे, एल्गे आपने देखी होगी, जो प्राकृतिक रूप से पानी भरा होता है बरसात के दिनों में, उनके ऊपर हरे हरे कलर का एक द्रव सा जाता है, ठीक है। तो ये होता है एल्गे। फंजाई तुमने देखा होगा बरसात के दिनों में या फिर नमी वाले स्थानों पर कोई भी कार्बनिक चीज पड़ी रहती है तो उसके ऊपर फफूंद जैसी चीज आ जाती है, सफेद सफेद रुई के जैसी चीज आ जाती है, उसको फंजाई बोलते हैं। लीचन, लीचन तुमने देखा होगा, जैसे जहां पर पानी की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है वहां पर पत्थरों पर या पेड़ पौधों पर भी कई बार हरे हरे कलर का एक तरह से कुछ छा जाता है और वो दिन पर दिन बढ़ता जाता है, उसको लीचन बोलते हैं, ठीक है। और ये है सीजोफाइटा, ये भी कुछ इसी तरह का है जो ज्यादातर पेड़ पौधों में पाया जाता है और या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है। तो इसका देखो, इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि ये स्वतः अपना भोजन बना सकता है, मतलब ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, ये अपना भोजन खुद बना सकता है। मतलब सूर्य की उपस्थिति में ये अपना भोजन स्वयं बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ऑक्सीजन में परिवर्तित करता है और उसके अंदर जो कार्बन बचा होता है उसको भोजन रूप में ग्रहण कर लेता है। तो ये क्या होते हैं? ये सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। फंजाई, नेक्स्ट पढ़ेंगे फंजाई। फंजाई क्या होता है? ये इंडिपेंडेंट होता है, ये डिपेंडेंट होता है, ये किसी जीव जंतु या कार्बनिक पदार्थ के ऊपर निर्भर होते हैं। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ये सूर्य की उपस्थिति में या किसी की उपस्थिति में भोजन नहीं बना सकते जब तक कि इनको कोई कार्बनिक पदार्थ न मिल जाए। अब बात करें लीचन की, तो लीचन ये इसकी दो तरह की प्रकृति होती है। अगर इसको पूर्ण पर्याप्त सूर्य का प्रकाश मिल जाए और नमी मिल जाए तो ये क्लोरोफिल खुद प्रोड्यूस कर लेता है और फिर उससे भोजन बनाना शुरू कर देता है अपने आप। और यदि इसको सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता है और कहीं से कार्बनिक पदार्थ मिल जाए तो ये उससे भी अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। मतलब इन दोनों की प्रॉपर्टी इसके अंदर पाई जाती है। और यहाँ पर ये है बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है और इसकी खासियत ये है कि किसी जीव जंतु के शरीर के अंदर एंटर करके और वहां से ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। एक तरह से ये क्या होते हैं? परजीवी होते हैं, है ना। तो जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है और जो किसी जीव जंतु के शरीर में रहकर अपनी वृद्धि करते हैं वो होते हैं सीजोफाइटा के अंदर, ठीक है। तो प्लांट किंगडम आपने पूरा पढ़ लिया, ठीक है। अब अगर हम बात करें एनिमल किंगडम की, तो एनिमल किंगडम हम अगले उसमें देखेंगे। तो ये हमारा हो गया टू किंगडम क्लासिफिकेशन। इसके बाद में हम बात करेंगे थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, इस क्लासिफिकेशन को जर्मन जियोलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में दिया था। तो इस क्लासिफिकेशन को कैसे दिया गया? देखो, जो टोटल लिविंग बीइंग्स हैं इनको दो भागों में इन्होंने डिवाइड किया। देखो, वैसे टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया जा चुका था, इसलिए इसको टू किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं देकर इसको थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया नाम। तो क्यों दिया? देखो, यहाँ पर दो तरीके से डिवाइड किया सभी जीवों को। कैसे? लैक ऑफ टिश्यू सिस्टम, जिन जीवों के अंदर जो टिश्यू सिस्टम था, उत्तक सिस्टम था, उनको एक ग्रुप में रख दिया। मतलब जिनके अंदर टिश्यू सिस्टम की कमी थी, उत्तक सिस्टम की कमी थी, उनको रख दिया एक ग्रुप के अंदर। और जिनके अंदर अच्छे खासे उत्तक थे उनको रख दिया एक अलग ग्रुप में। तो देखो, ये टिश्यू सिस्टम होता क्या है, मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस कर लेते हैं इसके ऊपर। देखो, हमारा शरीर बना होता है कोशिकाओं से।
बहुत सारी एक तरह की कोशिकाएं मिलकर बनाती है एक उत्तक, जिसको हम टिश्यू बोल रहे हैं यहाँ पर। एक उत्तक, बहुत सारे उत्तक मिलकर एक अंग का निर्माण करते हैं, और जब बहुत सारे अलग अलग तरीके के अंग मिलकर एक शरीर का निर्माण करते हैं, ठीक है। और जब शरीर का निर्माण हो जाता है तो वो एक जंतु या पेड़ पौधे का रूप धारण करते हैं। तो कुछ जीव जो उत्तक तक भी नहीं पहुंच पाए, उनको रख दिया एक अलग ग्रुप में, ठीक है। उस ग्रुप का नाम रख दिया किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या आते हैं, तो देखो इसके अंदर जो जो आते हैं मैं आपको बता देता हूं। यहां पर जो एल्गी है, एल्गी और फंजाई, प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया, इन जीवों के शरीर के अंदर कोई अंग मौजूद नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनके अंदर उत्तक ही मौजूद नहीं होते, तो अंग कहां से होंगे। तो इसका मतलब है कि ये जीव जंतु किसी न किसी के ऊपर निर्भर रहते हैं किसी न किसी क्रिया के लिए, ठीक है। तो ये कौन सा किंगडम हो गया? किंगडम प्रोटिस्टा, जिनके अंदर उत्तक मौजूद नहीं होते हैं। अब हम बात करें हैविंग डाइवर्स टिश्यू सिस्टम, तो जिनके अंदर बहुत ही डाइवर्स तरीके से टिश्यू सिस्टम होता है, उनको दो भागों में बांटा गया, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया, तो यहां पर जो पेड़ पौधे के अंदर उत्तक मौजूद थे, उनको यहां पर किंगडम प्लांटी के अंदर डाल दिया गया। मैंने पूरा नाम लिखा नहीं, ध्यान नहीं रहा, किंगडम कर लेना इसको ना। तो देखो इसके अंदर क्या क्या आते हैं, सभी प्रकार के जीव जंतु, सारे प्रकार के पेड़ पौधे आते हैं, जैसे ब्रायोफाइटा, प्लेरियोडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। ये जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म क्या होते हैं? देखो कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो एक लिंगी होते हैं, मतलब समझ रहे हो, जिनके अंदर या तो नर कोशिकांग होते हैं या फिर मादा कोशिकांग होते हैं, तो वो स्वतः निषेचन नहीं कर पाते। इसका एग्जांपल बताता हूं आपको। जो खजूर का पेड़ है, डेट खजूर का पेड़ है, अगर उसके आसपास कोई दूसरा खजूर का पेड़ नहीं होगा तो उसमें फल लगेंगे ही नहीं, सिर्फ फूल लगेंगे और फिर वो खत्म हो जाएंगे, है ना, फल कभी नहीं लगेगा। ऐसे पपीता में भी होता है, कुछ कुछ पपीता में, और कहीं कहीं पर कुछ और भी पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, जिनमें क्या होता है कि जो फूल होता है उसके अंदर एक ही कोशिकांग पाया, एक ही जननांग पाया जाता है, या तो नर होता है या फिर मादा होता है, ठीक है। तो ऐसे जो होते हैं उनको जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। और एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के अंदर दोनों तरह के कोशिकांग पाए जाते हैं। तो ज्यादातर जो पेड़ पौधे होते हैं जो कुछ ही दिनों में फल लग जाता है, फूल खिलते ही फल लग जाता है, उनमें स्वतः ही निषेचन हो जाता है, मतलब दोनों नर और मादा कोशिकांग उसके अंदर ही पाए जाते हैं, फूल के अंदर, और वो तुरंत ही निषेचन करके फल बना लेते हैं, ठीक है। ब्रायोफाइटा ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो ऐसी जगह पर उगते हैं जहां पर जैसे पानी की कमी हो, रेगिस्तान है, ऐसी जगह पर उगते हैं। और बहुत सारे अलग अलग तरीके आपने देखा होगा, कुछ पेड़ पौधे जो बर्फ में उगते हैं, कुछ पेड़ पौधे जो पानी में उगते हैं, है ना। तो इस तरह से इनको अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया गया है। तो ये इनके आधार पर, जैसे अगर कोई पेड़ पौधा पानी में उगेगा तो उसकी क्या खासियत होगी, जैसे पानी में उगने वाले पेड़ पौधे की जड़ें बहुत छोटी होती हैं, बहुत कमजोर होती हैं, या किसी किसी में तो होती भी नहीं है, ठीक है। या कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें फूल नहीं खिलता, कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें फल नहीं लगते। तो इसके आधार पर जो सभी प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं उनको इस प्लांटी किंगडम के अंदर रखा गया है। इसी तरीके से जो किंगडम एनिमेलिया है, इसके अंदर सभी प्रकार के जो जीव जंतु है उनको रखा गया है। तो ये सभी प्रकार के जीव जंतु का मतलब है जो चल भी सकते हैं और नहीं भी चल सकते, मतलब सभी सांस लेने वाले और एक जगह दूसरी जगह चलने वाले, जिनके अंदर तंत्रिका तंत्र पाया जाता हो, श्वसन तंत्र पाया जाता हो, कुछ विशेष अंग पाए जाते हैं, उन जीव जंतुओं को सब इसके अंदर रखा गया है, ठीक है। तो ये था हमारा थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। अब इसके बाद में हम चलेंगे 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसके बाद में 5th और 6th किंगडम क्लासिफिकेशन तक हमारा ये क्लासिफिकेशन है। 4th किंगडम क्लासिफिकेशन, इस क्लासिफिकेशन को कोपलैंड नामक साइंटिस्ट ने 1956 में दिया था।
जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें एक कमी रह गई थी कि उसमें जो लैक ऑफ टिश्यू सिस्टम में जो एनिमल थे या जो भी लिविंग बीइंग्स थे वो दो तरीके थे, मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर। तो उनको दोनों अलग अलग कैटेगराइज करके इस ग्रुप में रखा गया है। तो यहां पर इनको कैसे कैसे किया गया है, देखो यहां पर लिविंग बीइंग्स है, लिविंग बीइंग मतलब सभी जीवित प्राणी, इनको चार भागों में बांटा गया है। उनके नाम कुछ इस तरह से हैं। यहां पर सबसे पहले किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा है ना। इसके अंतर्गत सारे सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं। यूनिसेल्युलर का मतलब है एक कोशिकीय जीव, सारे सारे एक कोशिकीय जीव कौन कौन से होते हैं, जैसे एल्गी है, फंजाई, बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये सारे सारे इसके अंतर्गत आते हैं। मतलब एक कोशिकीय जीव होते हैं सारे सारे। एक कोशिकीय जीव का आप कोई नाम बता सकते हो, जैसे एंट अमीबा है, अमीबा है, एक कोशिकीय जीव होता है। इसी तरीके से नेक्स्ट है यहां पर किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा। इस प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत यूनिसेल्युलर टू मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं। मतलब एक कोशिकीय जीव से उत्पन्न होकर बहुकोशिकीय जीव बनते हैं। उन जीवों को इस ग्रुप के अंदर रखा गया है। तो इसमें और कौन से आते हैं, जैसे एल्गी है ना, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं मल्टीसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, सब इसके अंदर आते हैं। तो इसके अंदर क्या होते हैं, एल्गी। एल्गी तो आप जानते ही होंगे, आपने देखा होगा जो पानी के अंदर जो एल्गी लगी हुई होती है वो काफी लंबी बेल हो जाती है उसकी, काफी बड़ी है ना। तो एक कोशिकीय जीव में तो ये पॉसिबल है नहीं, तो ये बहुकोशिकीय जीव में होता है ये, है ना। हाँ, और ध्यान रखें ये दोनों किंगडम के जो एनिमल्स होंगे या लिविंग बीइंग्स हैं उनके अंदर टिश्यू सिस्टम नहीं पाया जाता है, मतलब अंग नहीं पाए जाते हैं। सिर्फ एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव होते हैं, उनके अंदर उत्तक नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो और भी देखो फंजाई इसके अंतर्गत आते हैं। तीसरा और चौथा किंगडम है वो ऐसे कैसे रखा गया है, उसमें कोई फेरबदल नहीं किया गया है। तो सारे सारे जो प्लांट है ना, जो एक कोशिकीय प्लांट है या फिर प्लांट पूरे ले लो एक साथ ही, इसको मेटाफिया, किंगडम मेटाफिया नाम दिया गया है। किंगडम मेटाफिया, METAPHY, मेटाफाइटा, मेटाफाइटा नाम है इसका। तो इसके अंतर्गत सभी प्रकार के जो पेड़ हैं, सारे जीवित पेड़ इसके अंतर्गत रखे गए हैं। और जो लास्ट है वो है किंगडम मेटाजोआ, किंगडम मेटाजोआ, मेटाजोआ METAZOA। इसके अंतर्गत सारे सारे एनिमल आते हैं। ठीक है, इसके अंदर देखो, इसके अंदर आते हैं प्लांट्स और इसके अंदर आते हैं एनिमल्स, ANIMALS। ठीक है, तो ये चार तरह के किंगडम हमने पढ़े यहाँ पर। तो सिर्फ ये एक ग्रुप में रखा हुआ था, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में। इनको दो अलग अलग ग्रुपों में सेपरेट कर दिया है। ठीक है, अब देखो इसकी ज्यादा तो कुछ नहीं है, लेकिन इसमें एक छोटा सा सिस्टम अलग ये है कि इसमें जो फंजाई थी उसको इस ग्रुप में रखा गया है, ताकि देखो फंजाई शुरू में जब पैदा होती है तब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होती है, यहाँ इसमें रखा जा सकता है, लेकिन कुछ दिनों बाद में वो इसमें चली जाती है ना। इसलिए इसको हम ऐसे नहीं मान सकते कौन से ग्रुप में इसको रखें, फिर भी इसको इसमें रखा गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। हाँ, तो स्टूडेंट देखो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि ये लेक्चर पहले से काफ़ी बड़ा हो गया है। और अगर मैं ज़्यादा बड़ा लेक्चर बनाता हूँ तो उसको फिर अपलोड करने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। जैसे अगर मैं आधे घंटे का कोई लेक्चर लेता हूँ तो उसको 2 घंटे लगते हैं अपलोड होने में। ठीक है, इसलिए हम अगले लेक्चर में इसको पढ़ेंगे। और वैसे भी अभी काफ़ी लंबा हो गया है, तो इसको अच्छी तरह से पढ़ें। अगर कोई दिक्कत आई है तो मुझे पर्सनल मैसेज करें मेरे व्हाट्सएप पे, जो मैं आपको लिंक भेजूंगा उस ग्रुप में से मेरा पर्सनल
नंबर निकालें और उस पर पर्सनल मैसेज करें अगर कहीं पे कोई समझने में दिक्कत आई हो तो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।